गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में एपिडेमियोलॉजी देखेंगे। तो जो डिजीज प्लांट में जो डिजीज डेवलपमेंट है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। तो इस डायनामिक प्रोसेस में क्या होता है कि ये स्पेशली ना हम स्टडी करते हैं जो पॉपुलेशन का जो लेवल है वो जानने के लिए। तो पॉपुलेशन के लेवल्स का हम एक तरीके से स्टडी करते हैं। तो जो प्लांट डिजीज डायनामिक है, ये एक ना मतलब इंट्रैक्शंस वगैरह जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रैक्शंस से, जैसे कि होस्ट का पैथोजन से और पैथोजन का एनवायरनमेंट से, है ना। तो इन सारे जो इन सभी के इंट्रैक्शन से हमें जो प्लांट डिजीज डेवलपमेंट के बारे में एक जानकारी पता चलती है। तो जब एनवायरनमेंट एक मतलब एनवायरनमेंट जब ना फेवरेबल होता है, और इस टाइम पे क्या होता है कि जो डिजीज का स्प्रेड होता है ना, वो अधिक काफी ज्यादा हो जाता है एक रिजनेबल टाइम में। और ये बहुत ही मतलब ये तरीका हम एक बहुत ही फेमस जो एग्जांपल है, जो एपिडेमिक जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इंफेस्टांस हुआ था 1840 में आयरलैंड में। तो इसमें इस एपिडेमिक से हमें पता चला था कि प्लांट डिजीज का जो मतलब इसने प्लांट डिजीज को एक नया दौर, एक कह सकते हैं एक लैम्प लाइट में लाया कि जो प्लांट पैथोलॉजी है। तो इस एपिडेमिक की वजह से प्लांट पैथोलॉजी एक मतलब पूरे वर्ल्ड में लैम्प लाइट में आ गई थी। तो यहाँ पे जो जो ये जो डिजीज का आउटब्रेक हुआ था, तो जो डिजीज का आउटब्रेक क्यों हुआ था, क्योंकि एनवायरमेंट फेवरेबल एनवायरमेंट मिल गया था उस पैथोजन को। एक फेवरेबल एनवायरमेंट मिल गया था जिस एनवायरमेंट में वो स्प्रेड हो सके, तो इस वजह से डिजीज का आउटब्रेक हो गया था। तो जनरली अगर हम सिंपल वर्ड में अगर इसकी बात करें, तो जो प्लांट डिजीज एपिडेमिक का मतलब होता है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो प्लांट्स है, पॉपुलेशंस है, वो डिजीज हो जाती है। ठीक है, प्लांट की जो पॉपुलेशन है वो डिजीज हो जाती है एट द सेम टाइम और सेम प्लेस में। तो इसमें एपिडेमिक में एपिडेमिक ना ओवरऑल द वर्ल्ड यानी कि वाइड स्प्रेड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये बहुत मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में ये काफ़ी हद तक सीवियर फॉर्म में ये स्प्रेड हुआ रहता है। और इसी को हम मतलब जो एपिडेमियोलॉजी है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज अ साइंस ऑफ डिजीज इन द पॉपुलेशन। ओके, कि it is the science of a disease in a population. That means epidemiology of the plant disease is essential, a study of the rate of a multiplication of a pathogen and the spread of the disease caused by it in a plant population. Okay, so that we called it epidemiology or phytology। तो इसको हम बोलते हैं। तो जो टर्म है एपिफाइटोटिक भी बोला जाता है इसको। तो ये एपिफाइटोटिक टर्म भी यूज किया जाता है इसमें। और जैसे कि इसका जो स्प्रेड है, आपको मैंने मतलब इसका लास्ट टाइम में भी बताया था कि जब मैं आपको डिजीज डेवलपमेंट के बारे में बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो एपिडेमिक है वो अगर स्प्रेड है पूरे जो कॉन्टिनेंट है, पूरा ओवरऑल दी ग्लोब में एक लार्ज स्केल में, उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस है वो एक लार्ज मतलब ओवरऑल दी वर्ल्ड पूरे ग्लोब में स्प्रेड हो रखा है, तो उसको हम पैंडेमिक बोलेंगे। इस तरीके का डिजीज को हम पैंडेमिक बोलेंगे। जैसे इसका एक बहुत ही क्लासिफिकेशन, हम पैथोलॉजी पढ़ रहे थे इसलिए एग्जांपल भी हम पैथोलॉजी का ही लेंगे। तो क्लासिकल एग्जांपल्स है इसका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस ये पैंडेमिक डिजीज है। और वहीं कुछ ऐसे डिजीज भी हैं जो कि एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए आप कह सकते हो कि कन्फाइंड होती है। और ये ऑकर होती है एक रेगुलर से मॉडरेट फॉर्म में। ओके, रेगुलर से मॉडरेट लेवल में, मॉडरेट फॉर्म में ये ऑकर होती है और उसी पर्टिकुलर एरिया में रहती है, कि उसे हम एंडेमिक बोलते हैं। जैसे कि जो वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो है, वो दार्जिलिंग एरिया में एंडेमिक है। ठीक है, तो कुछ पैथोजेंस क्या होते हैं, ये मोनोसाइक्लिक होते हैं, यानी कि वो कंप्लीट करते हैं अपना पूरा जो उनका लाइफ साइकिल है ना, जो पूरा साइकिल है वो एक ही ईयर में कंप्लीट कर देते हैं। और
मतलब उनमें क्या होता है, जो इसमें ठीक है, एक एक ही इसमें साइकिल में वो मोनोसाइक्लिक है, यानी कि एक ही इसमें साइकिल में वो कंप्लीट कर देगी अपना पूरा साइकिल। और जो ये पॉलीसाइकिल्स होते हैं, पॉलीसाइक्लिक, तो वो इट टेक्स इट टेक्स सेवरल, ओके, सो लाइक दैट। तो जैसे मोनोसाइक्लिक में जो डच एलम डिजीज है, वो मोनोसाइक्लिक है कि 1 ईयर में ही हो जाता है वो। और लेकिन जो पैथोजन है वो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस करता रहता है सेवरल इयर्स तक। ठीक है, साइकिल के लिए 1 ईयर तक है, लेकिन पैथोजन इंक्रीज करता रहेगा। तो इसी तरीके से, तो फिर जो अब हम देखेंगे इस तरीके से हम एपिडेमियोलॉजी को देखते हैं। तो बेसिकली जो एपिडेमियोलॉजी है, ये डील्स करता है आउटब्रेक ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिजीज इन अ पॉपुलेशन, कि कितना आउटब्रेक हुआ है डिजीज का, ओके, कितना स्प्रेड हुआ है, कितना आउटब्रेक हुआ है डिजीज का पॉपुलेशन में। इम्पोर्टेंस क्या है एपिडेमियोलॉजी की? तो एपिडेमियोलॉजी की इम्पोर्टेंस है कि इससे हमें एक नॉलेज मिलता है एपिडेमियोलॉजी का, ये यूजफुल है फॉरकास्टिंग करने के लिए डिजीज और ऑल्सो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेस। यानी कि क्या होता है इसमें कि आप मतलब आप एक फोरकास्ट कर सकते हो, आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इस डिजीज को डेवलप होने के लिए ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ओके। तो व्हाट हैड हैपेंड इन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कि जो पोटैटो है, फाइटोप्थोरा इंफेस्टांस, जो ये फंगस है फाइटोप्थोरा इंफेस्टांस, तो ये क्या होता है कि जब क्लाउडी वेदर होता है, ओके, क्लाउडी वेदर होता है और कंटिन्यूसली रेनफॉल होता है 24 आवर्स, 24 आवर्स से 48 आवर्स तक के लिए कंटिन्यूसली रेनफॉल होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है 10 सेंटीमीटर, जो कंटिन्यूसली मतलब जो रेनफॉल हो रहा है वो ऑक्टर हो रहा है और क्लाउडी वेदर है 24 से 48 आवर्स तक। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो डिजीज है ना, ये आउटब्रेक हो जाती है, ओके, ये स्प्रेड होने लग जाती है डिजीज, क्योंकि फेवरेबल एनवायरमेंट है इस डिजीज को ऑकर होने में। तो और पोटैटो कैसी फुल सीजन क्रॉप है, ओके। तो जब इस तरीके का एनवायरनमेंट अगर पैथोजन को मिलता है, पैथोजन अगर वहाँ पे है, पैथोजन प्रेजेंट है उस लोकेलिटी में, उस पर्टिकुलर एरिया में, और उसी इस तरीके का एनवायरनमेंट, इस तरीके का एनवायरनमेंट अगर मिलता है, तो इट विल टेक कि ये डिजीज स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का फोरकास्टिंग करते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इस तरीके का फोरकास्टिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, क्रिएट होती है, so what should you have to do at a time. So that is the way of uh, in this way this epidemiology is helping us by forecasting the disease and its management, okay. So here the term compound interest and the simple interest, uh, the term compound interest and the simple interest given by Vanderkline in 1963 in his book Plant Disease Epidemic and Control। तो इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमें समझाया था क्या होता है। तो इसको मैं आगे आपको बताऊंगी फर्दर। Disease triangle, okay, so here we will come with the development of disease triangle। तो disease triangle मतलब डेवलपमेंट ऑफ डिजीज का, तो डिजीज का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? तो डिजीज का डेवलपमेंट होता है 3 तरीके से, ठीक है। ये है डिजीज ट्रायंगल। तो पहले बताया गया था कि डिजीज का अगर डिजीज है तो डिजीज का डेवलपमेंट के लिए आपको ये 3 फैक्टर की जरूरत है। नंबर 1 दैट इज द पैथोजन, नंबर 2 दैट इज द होस्ट, एंड नंबर 3 दैट इज द एनवायरमेंटल favorable environment। So here what had happened, if pathogen is virulent, not avirulent, okay, if pathogen is avirulent, it is not occur in a wide range। ये जो disease है इतना epidemic नहीं होगा, the pathogen is virulent, so we need a pathogen that is virulent pathogen, that virulent pathogen or aggressive pathogen we can say। यहाँ पे जो इफेक्टिव जो प्राइमरी इनोकुलम है, फास्ट उसका ग्रोथ होना चाहिए, पैथोजन का मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्राइमरी इनोकुलम है वो इफेक्टिव ही नहीं हो, या पैथोजन बहुत ही स्लो ग्रो कर रहा है, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन भी उसका बहुत ही स्लो है, काफी टाइम। जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, जैसे 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना,
ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं जिन पैथोजेंस में, दे आर वेरी मच लाइक बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल होते हैं ये डिजीज को स्प्रेड करने में, ठीक है। लेकिन इफ द पैथोजन आर लाइक, तो एक का दो हो रहा है, देन फिर टू से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ना स्लो स्लो टाइप से अगर हो रहा है कि एक दो तीन इस टाइप से भी जो पैथोजेंस होता है कि एक अगर एक सेल है तो वो एक ही रिप्रोड्यूस करके ऐसे फर्दर मतलब सिंगल सिंगल ऐसे रिप्रोड्यूस करके इस तरीके से बहुत कम, मतलब ऐसे दो का चार, चार का आठ इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो इट वाज लाइक कि आप पैथोज उस टाइम तक मतलब आप मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली कर ही लोगे, तो दैट इज नॉट दी that pathogen is not be helpful for plant disease के लिए disease ऑकर इस मतलब इतना disease development नहीं, इतना vast range पे disease आपको नहीं दिख पाएंगे आप उस सिचुएशन में। So pathogen must be virulent, aggressive, effective primary inoculum, fast growth as well as multiplication. Fast multiplication has been there. Okay, fast growth and multiplication. So here in virulent pathogen, fungi, some fungi means all of the fungi, bacteria, viruses, nematode, mycoplasma, and spiroplasma are comes under this. Okay, and one more thing is that in day before yesterday or maybe yesterday lecture, I told you that this fungi, bacteria, nematode, everyone are like they are releasing toxic chemicals. Okay, toxins they are releasing, but only the virus and the viroids are the one who are not like they are not releasing this toxin chemicals. ये दो वायरस और विरोइड ही एक ऐसे हैं जो टॉक्सिन केमिकल रिलीज नहीं करते, बाकी एवरीवन आर रिलीजिंग टॉक्सिन केमिकल्स। ओके, so here the next one is host. तो host में क्या होता है कि जो host आपको कैसा होना चाहिए, susceptible host होना चाहिए, susceptible host होना चाहिए। जो क्रॉप और कल्टीवार आप ले रहे हो वो ससेप्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक एक जेनेटिकली यूनिफॉर्म ससेप्टेबल होस्ट पॉपुलेशन होना चाहिए, प्लांटेड ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि एवरी प्लांट आर लाइक दे आर जेनेटिकली यूनिफॉर्म, एक तरीके से यूनिफॉर्म हो। अगर यूनिफॉर्म नहीं रहा और ससेप्टेबल होस्ट नहीं रहा तो होस्ट लाइक अगर रेजिस्टेंट प्लांट है तो डिजीज के मतलब अगर डिजीज आती भी है, पैथोजन भी है, डिजीज आती भी है तो प्लांट को इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा इफ अगर प्लांट ससेप्टेबल नहीं है, रेजिस्टेंस है। सो इसमें क्या होता है कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, ठीक है, जेनेटिकली एक जैसा होना चाहिए, जितना भी लार्ज स्केल में होना चाहिए जेनेटिकली एक जैसा होना चाहिए। और प्लस ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब दिस इज फॉर एग्जांपल सम वैरायटीज डिफरेंट, अदर वैरायटीज डिफरेंट लाइक दैट ना। और रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए मल्टीवार, अगर इस तरीके का नहीं है, जेनेटिकली यूनिफॉर्म ससेप्टेबल होस्ट पॉपुलेशन है, प्लांटेड किया गया है लार्ज स्केल में, देन then this it is helpful for disease development. So the next one is favorable environment. Here what had happened कि जब ये आपको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना एन एग्जांपल ऑफ फाइटोथराइड एंड द टाइम द टेम्परेचर। ओके, व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर वी रिक्वायर्ड अ कूल क्लाइमेट। ओके, कूल क्लाइमेट वी रिक्वायर्ड। सॉइल टेम्परेचर कैसा होना चाहिए उसका, कि ज्यादा मॉइस्चर होना चाहिए या कम मॉइस्चर, ड्राई सॉइल होना चाहिए, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी soil temperature as well as the fertility of the soil, how much you required the fertile soil, you know, fertile soil, if you want a fertile soil, how much organic matter contained in the soil, how much you required, like that. The type of the soil, which kind of soil it is, whether it is just like for example कि जो black cotton soil होते हैं ना, तो ब्लैक कॉटन सॉइल इट वाज लाइक कि ब्लैक कॉटन सॉइल में आपको जो कैंकर है, ओके, सिट्रस कैंकर जो होता है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक कॉटन सॉइल में ही मिलता है वो देखने के लिए। ओके, इफ यू ग्रो सिट्रस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन एनी सॉइल, ओके, बट इतना अटैक आपको नहीं दिखेगा जितना आपको ब्लैक कॉटन सॉइल में दिखेगा। So like that ना कि कुछ soils are favorable for that particular I can say that particular disease के लिए। तो soil के types कैसा है, alluvial soil है, red soil है, black cotton soil है, like that ना। soil का pH, okay, so pH is the one of the major factor for disease development here। maybe if the pH is acidic है या alkaline है या alkylic है ना,
तो पीएच के किस टाइप का पीएच है, अगर एसिडिक है, एसिडिक में कुछ पैथोजेंस है तो एसिडिक पीएच में काफी अच्छी तरीके से अटैक करते हैं, कुछ पैथोजेंस है जो अल्कलाइन या अल्कालिक नेचर में काफी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो लाइकवाइज रेनफॉल, कि रेनफॉल जैसे मैंने फाइटोथोरा का बताया था कि रेनफॉल इट वाज रिक्वायर्ड रेनफॉल कि आपको कंटिन्यूसली आपको 24 आवर्स 48 आवर्स तक रेनफॉल चाहिए कंटिन्यूसली, है ना, क्लाउडी वेदर चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, लेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जैसे सॉइल मॉइस्चर, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट पाउडरी मिल्ड्यू, ओके, सो इन पाउडरी मिल्ड्यू के केस में क्या होता है कि पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज है ना वो डेवलप कब होता है, इंडिया में मई जून के टाइम पे डेवलप होता है। And now you say कि now if powdery mildew is developed in the month of May and June, how would it survive? Because at the time the climate is dry. Actually, what had happened? Powdery mildew required a prevalent types. You know, it is prevalent for these dry conditions. सो ड्राई कंडीशन में क्या होता है कि जो पाउडरी मिल्टी की जो कोरिडिया है ना, कोरिडिया में इतना वाटर कंटेंट होता है कि वो आप अगर ड्राई जैसे ड्राई क्लाइमेट है तो उसको इट डज नॉट रिक्वायर्ड कि आप उसको फ्री वाटर, डज नॉट रिक्वायर्ड फ्री वाटर फॉर द जर्मिनेशन एक्चुअली, बिकॉज इट हैज सेल्फ सफिशिएंट उसमें कि इतना वाटर कंटेंट होता है पाउडर क्वालिटी में पाउडरी मिट्टी की कि वो खुद से जर्मिनेट कर सके। So that's why in the month of May and June in India, the पाउडरी मिल्ड्यू का जो अटैक है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपने फाइटोथोरा का मैंने आपको बताया था कि आयरलैंड था, जो आयरलैंड था, तो आयरलैंड में पाउडरी मिल्ड्यू का जो अटैक है वो आयरलैंड में काफी मतलब पाउडरी मिल्ड्यू की सॉरी दिस फाइटोथोरा इंटेस्टाइन्स का अटैक आपको काफी देखने को मिलेगा। और पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो उनसीनुला नेक्टर जो है फ्रांस में हुआ था 1840 1850 के टाइम पे जो हुआ था फ्रांस में कि डिजीज आउटब्रेक हो गई थी, एपिडेमिक हो गई थी, तो उसका भी रीजन, वन ऑफ द रीजन इज एनवायरमेंटल फैक्टर, ओके, so like that soil moisture, relative humidity, rainfall, air temperature, soil temperature, soil fertility, soil type, soil pH. These are the environmental factor which is required for the disease development. Like that. तो environmental condition जो है वो favorable होनी चाहिए infections के लिए, multiplications के लिए, और effective dispersal होना चाहिए pathogen का actually। अब कैसे होगा इफेक्टिव डिस्पर्सल, यानी कि अगर पैथोजन विंड एयरबॉर्न पैथोजन है तो इफेक्टिवली उसका डिस्पर्सल होना चाहिए, अगर एयरबॉर्न है तो डिस्पर्सल अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी डिजीज डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। सो लाइकवाइज जो लेंथ है इच साइड की वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सम ऑफ टोटल ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द each component that favors the disease development, and here the interaction of the susceptible host plant virulent pathogen and favorable environmental condition leads to development of the disease, okay। यानी कि susceptible host, I already told you the susceptible host you required, and you required a genetically uniform susceptible host in the population, host population which is planted overall, which is planted on a large scale, and virulent pathogen you required, virulent pathogen, that means the pathogen must be aggressive in nature, effective primary inoculum, and the fast growing and then multiplication is fast, like this kind of pathogen we required, and environmental conditions should be favorable and must be favorable, I can say environmental condition, and uh, uh, so that the infection, multiplication and effective dispersal of the pathogen will be occur. So this leads to development of diseases. Now we will see disease pyramid. So क्या हुआ था कि हमने देखा था कि होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट, हमने ये तीन का देखा था अभी जो हमने, ये जो होस्ट, पैथोजन और फेवरेबल एनवायरनमेंट, ये तीन का देखा था कि इससे हुई डिजीज ट्रायंगल फॉर्म, डिजीज डेवलपमेंट फॉर्म। बट इन तीनों का होना ही इम्पोर्टेंट नहीं था, इनके साथ साथ कुछ और भी चीजें थी जो जोड़ी जानी थी। अब वो क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ, वो था डिजीज पिरामिड। तो डिजीज पिरामिड ये है डिजीज पिरामिड। तो डिजीज पिरामिड में क्या होता है कि जो ये टाइम है, टाइम को ऐड किया गया, टाइम को ऐड किया गया कैसे, जो ये होस्ट
पैथोजन, एनवायरमेंट, ठीक है। इन तीनों का जब इंटरेक्शन होता है पर्टिकुलर टाइम में, जो टाइम रिक्वायर्ड है उसके लिए, अगर उस टाइम पे होता है देन इट फेवर्स दिस डिजीज डेवलपमेंट, तब ही डिजीज डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा ये, किस तरीके से होगा कि टाइम, आप किस तरीके से कह सकते हो कि टाइम का इम्पोर्टेंट है डिजीज के डेवलपमेंट में। तो ये क्या होता है इसमें, जो होस्ट, पैथोजन, एनवायरनमेंट और ये टाइम है, ये चारों जो एलिमेंट है, ठीक है, ये चारों एलिमेंट इस डिजीज के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट डिजीज है, ये क्या है, ये वेक्टर है, ये इन्वॉल्व करता है सिचुएशन को, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और इसमें एक तरीके से हम ये देखते हैं कि जो टाइम, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर आपके पास एनवायरनमेंट है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, ओके, पैथोजन भी है, ठीक है, एंड होस्ट भी है, होस्ट प्लांट भी, ओके, बट टाइम, इफ दैट टाइम इज नॉट लाइक, वो टाइम ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी डिजीज को, अगर जैसे मैंने आपको बताया मई जून में जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है ना, मई जून में पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मई जून में अगर पाउडरी मिल्ड्यू, जो ड्राई वेदर रिक्वायर्ड है ना, अगर वही ड्राई वेदर उसको मार्च में और अप्रैल में मिल गई, ठीक है सपोज, देखिए उसका टाइम क्या था, मई जून था, और उसको मिल रहा है मार्च में, अप्रैल में मिल रहा है उसे, है ना, तो क्या इतना ज्यादा आउटब्रेक हो सकता है पैथोजन का? नहीं, क्यों? क्योंकि वो टाइम नहीं है ना जो टाइम चाहिए उस चीज को, वो टाइम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्या होता है कि जैसे अगर जैसे पूरा दिन भर क्लाउडी वेदर है, ओके, जैसे पूरा दिन भर ही आपको क्लाउडी वेदर मिल रहा है, और लेकिन जो प्लांट है, प्लांट क्या होता है कि प्लांट्स में जैसे कुछ जो स्टोमेटा है वो लेट इन द मॉर्निंग ओपन होता है ना, लेट इन द मॉर्निंग ओपन होता है, और पूरा दिन भर आपको क्लाउडी वेदर मिल रहा है। कुछ डिजीज है जिसमें क्लाउडी वेदर आपको चाहिए, बट जो पैथोजन है वो मॉर्निंग के टाइम पे ही मतलब अटैक करते हैं प्लांट में, तो वो टाइम नहीं मिल रहा ना जिस टाइम पे वो ओपन होता है स्टोमेटा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे टाइम भी ऐड किया गया, क्योंकि टाइम भी वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द डिजीज डेवलपमेंट है। So here the disease triangle can be explained by including two more factors, that is time and the human. And human is one more of the important factor. Why? Because जो human है ना, आप ह्यूमन की वजह से तो एक जगह से दूसरी जगह डिजीज आराम से स्प्रेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना, ओके, यू आर टेकन एग्जांपल ऑफ कोरोना। सो because of the dispersal of the humans from one place to another place, that's why this corona disease is spreading, राइट, कि जो ह्यूमन है एक जगह से दूसरी जगह वो मतलब जा रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से तो वो स्प्रेड हो रहा है ना। सो हियर द डिजीज डेवलपमेंट के लिए टाइम भी और ह्यूमन भी दोनों ही फैक्टर ऐड किए गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द थ्री कंपोनेंट डिजीज and the interaction in the development of the disease are affected by the fourth component, that is the time. So time is here affected as the fourth component for the development of this disease. Now the next one, here the time component of the disease triangle result as tetrahedron or a disease pyramid. That is called, this one is called tetrahedron or a disease pyramid. The effect of the time on the disease development becomes apart when we consider the importance of the time of the year, duration, frequency, favorable temperature क्या है, rain, favorable temperature, rain, the time of appearance of the vector, duration of the cycle of a particular diseases, right? So all these factors are required for the development of the diseases. बिकॉज अगर देखो, अगर जो टाइम मतलब वेक्टर के अपीयरेंस के लिए जो पर्टिकुलर टाइम है अगर वही नहीं है, ठीक है, तो वही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई प्लांट है, ओके, तो उस प्लांट में एक्चुअली जो डिजीज चाहिए है उस प्लांट में, ठीक है, प्लांट ससेप्टेबल है, ओके, कि अगर डिजीज आएगी तो प्लांट मतलब बियर कर लेगा उस डिजीज को, ओके, मतलब प्लांट में डिजीज आपको स्प्रेड होते हुए दिख जाएगी, डिजीज डेवलपमेंट दिखेगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है वो ससेप्टेबल होता है, और उसका जो डिजीज चाहिए किस स्टेज में, जो प्लांट का जो
जब यंग रहता है प्लांट, ठीक है, यंग सीडलिंग रहता है, उस स्टेज में वो डिजीज ज्यादा इफेक्टिव होती है प्लांट में, है ना। तो क्या अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं आपको डिजीज पिरामिड के बारे में बता रही हूँ, कैसे डिजीज पिरामिड वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे अगर कोई सिडलिंग, यंग सिडलिंग है, तो यंग सिडलिंग के टाइम पे देखो ससेप्टेबल होस्ट है, होस्ट ससेप्टेबल है, पैथोजन भी आने वाला है, एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, और मैं टाइम का खेल बताती हूँ आपको यहाँ पे कि टाइम किस तरीके से वर्क करता है। तो प्लांट क्या हुआ कि यंग स्टेज में ना उसका एनवायरनमेंट मिला और ना पैथोजन का मतलब इस तरीके से पैथोजन आया तो है, बट ठीक है कि नहीं, मतलब इतना स्प्रेड नहीं कर पाया। ओके, कि प्लांट क्या हुआ, धीरे 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 मेच्योर होने लग गया। मेच्योरिटी स्टेज में जैसे ही प्लांट आया वैसे ही उससे वैसे ही उसे बहुत मतलब एनवायरमेंटल फेवरेबल एनवायरनमेंट काफी मिल गया, पैथोजन भी बहुत मतलब काफी स्प्रेड लार्ज अमाउंट में उसको पैथोजन का इफेक्ट दिखने लगे, एग्रेसिव विरुलेंट पैथोजन मिल गया उसको, है ना। लेकिन क्या हुआ, अब प्लांट कौन से स्टेज में पहुंच गया है, ससेप्टेबल तो है प्लांट, मतलब प्लांट ऐसा है कि वो ससेप्ट कर सकता है, मतलब डिजीज तो आएगी ही प्लांट में, लेकिन जो वो टाइम था ना, वो टाइम निकल चुका है। कैसे टाइम निकल चुका है कि जो प्लांट सिडलिंग स्टेज में अगर उसको एनवायरमेंटल फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता, पैथोजन मिलता, वो टाइम तो निकल चुका ना, वो टाइम तो है ही नहीं, ससेप्टेबल है ये माना हमने कि पैथोजन ससेप्टेबल है, लेकिन वो स्टेज ही नहीं है ना, सिडलिंग वाली स्टेज तो है ही नहीं। अब प्लांट क्या हो गया, मेच्योर हो गया, अब मेच्योरिटी हो गई है, प्लांट में मेच्योरिटी आ गई है, और उससे पैथोजन भी उसको विरुलेंट मिल रहा है, फेवरेबल एनवायरमेंट भी मिल रहा है, डिजीज होगी, बट वो उतना अटैक नहीं कर पाएगी जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिजीज अटैक करती है प्लांट में, कॉज कर पैथोजन कोई अटैक करता है प्लांट में और वो डिजीज कॉज करती है, मतलब अराउंड आपको 80 टू 90% मतलब फुल्ली 80 टू 90% आपका पूरा क्रॉप डैमेज होगा। तो वहाँ 80 टू 90% होने की जगह 20 टू 30% ही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट मेच्योर स्टेज में आ चुका है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम हियर। ओके, कि ये है टाइम का इम्पोर्टेंस कि क्या होता है कि हम क्यों कहते हैं कि टाइम भी रिक्वायर्ड है और टाइम को क्यों ऐड किया गया डिजीज पिरामिड में। ओके, कि एज अ फोर्थ कंपोनेंट कहा गया कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिजीज ट्रायंगल में। जो डिजीज ट्रायंगल में जो तीन चीज थी, तो इसके साथ टाइम को ऐड करके बताया गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिजीज के स्प्रेड में। ओके, फिर इसके बाद क्या कहा गया, इसको पिरामिड नाम दिया गया। तो पिरामिड में एक और जुड़ गया, वो कौन था, वो था ह्यूमन। तो ह्यूमन क्यों कहा गया कि ह्यूमन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जस्ट लाइक अब मैंने आपको बताया था कि जो जो ये डिजीजेस होते हैं, ओके, तो जैसे जो सैन जोसेफ स्केल्स जो आपने सुना होगा, एप्पल में एक इंसेक्ट है वो कॉज करता है। तो वो जो इंसेक्ट है ना, तो ये जो सैन जॉस स्केली मैंने आपको बताया इंसेक्ट, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट है ये मतलब ये जो सैन जॉस जो एक एरिया है यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में है, ठीक है। तो वहां से इसकी जो ना सिडलिंग्स है ना, वो इंडिया में लाई गई थी उस टाइम पे, सिडलिंग्स की इंडिया में लाई गई थी। तो क्या हुआ कि उसी के साथ ना वो इंसेक्ट भी आ गया। ओके, वो इंसेक्ट भी आया, तो हमारे यहाँ इंडिया में प्लांट जो एप्पल है, एप्पल जो ट्रीज है, तो ये बेसिकली बाउल ऑफ एप्पल इसको कहा जाता है, जो एचपी है हिमाचल प्रदेश। तो वहां पे वहां पे प्लांटेशन किया गया इन ट्रीज का। तो वहां पे क्या होता है, ये जो सैन जोसेफ स्केल है ना, ये आप मतलब लार्ज पोर्शन में वहां पे ना स्प्रेड होने लग गया। क्यों? क्योंकि जो सिडलिंग हमने लाई थी ऑलरेडी उस सिडलिंग में था वो। तो जब वो ऑलरेडी उस सिडलिंग में था, प्रेजेंट था, और ये जो सैन जोसेफ के लिए एक्सट्रीमली ना इम्पॉर्टेंट और आप कह सकते हैं एक तरीके से इनडायरेक्ट पेस्ट है एप्पल, पियर, पीच, प्लम्स वगैरह के लिए। ये ना सकिंग इंसेक्ट है, कि ये इंजेक्ट करता है टॉक्सिन्स को उसमें जो प्लांट्स है उसमें, ठीक है। और ये इसके लिंक्स वगैरह और ये इंसेक्ट वगैरह ये जो काफी हद तक मतलब प्लांट जो फ्रूट है ना, फ्रूट को डैमेज कर देते हैं, प्लांट को डैमेज कर देते हैं, सकिंग पेस्ट है ये। तो इससे क्या इसमें क्या हुआ कि इस तरीके से ये स्प्रेड हुआ ओवरऑल भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। बाद में उसमें क्वारंटाइन लगा दिया गया।
तो क्वारंटाइन लॉ हो गया कि आप जो भी अगर मटेरियल लाते हो कहीं से भी इंटर विद इन अ स्टेट और कंट्री से, मतलब डिफरेंट कंट्री से, टेरिटरी से डिफरेंट, मतलब अगर आप डिफरेंट लोकेशन से, लोकेलिटी से लाते हो तो यू शुड हैव टू बी पास विद द क्वारंटाइन लॉ. ओके, so like that कि ह्यूमन इज द फैक्टर फॉर द डिजीज डेवलपमेंट, क्योंकि अगर वही अगर नहीं लाते तो नहीं होता ना, स्प्रेड ही नहीं होता. ये तो मैंने आपको एंटोमोलॉजी का एग्जांपल बताया. सेम लाइक इसका जो अभी हमारा जो दार्जिलिंग वाट जो वाट डिजीज ऑफ पोटैटो है ना दार्जिलिंग में एरिया में, अगर हम वहाँ का इन्फेक्टेड ट्यूबर अगर हम कोई और लोकेलिटी में ले जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो डिजीज स्प्रेड हो जाएगी, है ना. तो ह्यूमन इज द मेजर फैक्टर एंड फिफ्थ important factor for this disease development. It consists in the this disease pyramid में. So the fourth component of the disease pyramid would be quantified. Its volume would be proportion for the amount of disease of the plant or the plant population. Here the human affect disease development in various ways से development होता है और ये affect करता है plant को और ये अफेक्ट करता है कि जो टाइप्स है प्लांट्स के और ग्रोन होता है एक एरिया में और उनका जो लेवल है रेजिस्टेंस का, टाइम ऑफ प्लांटिंग, डेंसिटी ऑफ प्लांटिंग एक्सेट्रा, एवरीथिंग मस्ट बी इम्पोर्टेंट हियर. The density is also important, one of the factor for causing the disease development. If plant we have planted in a like हम ना प्लांट को प्लांटिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ट्रीज वगैरह हो गए, ठीक है. तो अगर हम जैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग्स होती है तो कई बार क्या होता है, जो अगर कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो ऑर्चर्ड में ऑलरेडी अगर डिजीज आ चुकी है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग्स है तो इट मींस रैपिडली एवरी प्लांट विल गेट अफेक्टेड. व्हाई? बिकॉज हाई डेंसिटी प्लांटिंग है. हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्या होता है कि जो प्लांट से बहुत आसपास ग्रो हुए रहता है, तो जब प्लांट्स आपको बहुत आसपास ग्रो होते हुए दिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उनमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं स्प्रेड होने के, लाइक. ठीक है, अब देखते हैं हम एसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं डिजीज एसेंशियल कंपोनेंट जो कंडीशंस है एपिडेमियोलॉजी की. सबसे पहले आता है होस्ट का फैक्टर, सेकंड है पैथोजन फैक्टर, थर्ड है एनवायरमेंट फैक्टर. तो होस्ट फैक्टर, जो ये होस्ट फैक्टर है ना, ये ऑटोट्रॉपिक जो ग्रीन प्लांट है वो होस्ट, जस्ट लाइक वी कैन से वो होस्ट ही नहीं है, लेकिन वो साथ ही साथ एक माइक्रोबियल पैरासाइट पैथोजन भी है जो एक स्टेज मतलब पैथोजन को एक इट्स नॉट लाइक कि वो उनको सिर्फ एज अ न्यूट्रिशन वगैरह ही प्रोवाइड करते हैं, बट रहने के लिए एक हैबिटेट भी रिक्वायर्ड करते हैं कि वो अपनी मेंटेन कर सके अपने इकोलॉजिकल उसको बैलेंस को. ठीक है, फिर जो होस्ट फैक्टर है जैसे कि जेनेटिकली मेकअप, उसकी एज, न्यूट्रिशन स्टेटस, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंस क्या है, प्रोग्रेस ऑफ एपिडेमिक, ये सर्टन जो होस्ट फैक्टर्स है ये कंसिडर करते हैं कि इन्फ्लुएंस क्या होना चाहिए प्लांट डिजीज का. ठीक है, तो इस तरीके से तो एक एक करके अब हम इन सबको देखेंगे. तो और वैसे ही पैथोजन में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो पैथोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है स्पेशल फैकल्टीज को, और इसमें क्या होता है कि जो होस्ट डिफेंस है वो रिस्पॉन्स करता है, वो इनिशियली डेवलपमेंट करता है डिजीज का. ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पैथोजन फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है एपिडेमिक्स को. और लाइकवाइज जो एनवायरमेंट है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में different kinds of environmental मतलब इफेक्ट की जो कैनोपी के आसपास का है एनवायरमेंट एरिया वगैरह, और सॉइल का टाइप्स कैसा है, इन्फ्लुएंस क्या है एयर का, और एनवायरमेंट जो प्लांट डिजीज में, ये सारे अलग अलग तरीके से. ठीक है, तो इस तरीके से अब हम ना एक एक करके इन सबको देखेंगे. सबसे पहले है पोस्ट फैक्टर. यहाँ पे क्या होता है कि जो डिस्टेंस है जो ससेप्टेबल प्लांट का जो सोर्स है प्लांट का, मतलब सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम. So here the longer the distance from the source of survival of the pathogen, longer will be the time required for the buildup of an epiphytic in a susceptible crop. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, सर्वाइवल, और जितना ज्यादा सर्वाइवल होगा पैथोजन का,
उतना ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड करेगा बिल्डअप करने के लिए एपिफाइटिक एक ससेप्टेबल क्रॉप में। सो द प्लांट कम्युनिटी, जो किस टाइप की प्लांट की कम्युनिटी है वो डिपेंड करती है, जैसे प्लांट का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रॉप है, और लाइक वेदर इट इज एग्रीकल्चर क्रॉप और वेदर इट इज फॉरेस्ट क्रॉप, फॉरेस्ट्रीज वगैरह है, या ये ग्रासलैंड क्रॉप्स वगैरह है, या फिर फॉर एग्जाम्पल it was like herbaceous crop, what kind of crop that is, okay, fruit trees hai, so the different impact on disease development, okay, here. So the natural vegetation एक complex composition है behavior के लिए, ये different plant species grow करता है mixed stand में, even individual of the same species वो different उसका ना phenological stage different different kind of आप कह सकते हो stage होते हैं, जहाँ पे जो natural vegetations है और environment के लिए मतलब खुद की required करती है, और यहाँ पे क्या होता है कि इन्फेक्शन ना एक एफिशिएंसी के थ्रू, और कह सकते हैं कि इफेक्टिव डिस्पर्सल होता है पैथोजन का, जो कि एक नेचुरल वेजिटेशन में इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है कि एवरीथिंग एवरीथिंग वाज लाइक कि वहां पे आपको एक तरीके का, मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म जेनेटिक मेकअप नहीं मिलता है नेचुरल वेजिटेशन में। अगर आप बात करो फॉरेस्ट एरिया की, ठीक है, तो फॉरेस्ट एरिया में अगर मान लीजिए कोई एक डिजीज अराइवल हुई है, तो वो डिजीज ना एक फॉरेस्ट में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ऐसा तो है नहीं कि सारे ट्रीज एक जैसे होते हैं। इफ हियर इज ग्रोन अ बबुल बाम्बू का ट्री, तो उसके बाजू में अगर फॉर एग्जांपल अगर हिली एरिया है तो पाइनस वगैरह का आपको ट्री दिख जाएगा, उसी के साइड में कोई फ्रूट ट्रीज दिख जाएंगे, कोई छोटे छोटे श्रब्स दिख जाएंगे, कोई हर्ब्स वगैरह दिख जाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो नेचुरल वेजिटेशन एनवायरनमेंट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है पैथोजन के डिस्पर्सल के लिए, ओके। क्या होता है कि जो क्रॉप है, जो सिंगल स्पीसीज पॉपुलेशन का, जो हम एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रो करते हैं, यहाँ पे हमें डिजीज डेवलपमेंट का और जो डिस्पर्सल है, इन्फेक्शन है पैथोजन का, ये हमें ज्यादा, और सर्वाइवल पैथोजन का ये हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ना एक तरीके से प्लांट को मतलब एक जैसा ही प्लांट है, एक यूनिफॉर्म है प्लांट, जेनेटिकली यूनिफॉर्म है प्लांट, और बहुत लार्ज लार्ज एरिया में फैला हुआ है, एक जैसा ही है ना, काफी एरिया में। तो पैथोजन को इजी हो जाता है कि अटैक करने में, कि अगर आपने एक प्लांट को अटैक कर दिया, प्लांट डैमेज हो गया, इट टेक ओवरऑल न्यूट्रिशन सब कुछ ले गया, तो दूसरे प्लांट में इफेक्टिवली चला जाएगा, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से लार्ज एरियाज में वो कर देगा। बट नेचुरल वेजिटेशन में ऐसी चीजें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन में हर एक प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट होता है, राइट? हर एक प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट होता है नेचुरल वेजिटेशन में, और जेनेटिकली मेकअप एक जैसा नहीं होता है, नॉट देयर यूनिफॉर्मिटी इज देयर, overall it is spread in large amount, large area, it is spread every, forest cover every types of plants, every types of herbs, shrubs, everything it cover. So if we talk about agriculture field से भी ज्यादा एरिया है, लेकिन that's the reason behind it, because of the non uniformity, because of the non genetical makeup, so it is not that much kind of effective, okay. So next one, the abundance and the distribution of the susceptible host. The abundance क्या है, distribution क्या है, susceptible host. For example, here the continuous cultivations of the susceptible varieties over a large continental are helps in a build-up of the inoculum and improve the chances of the apophytic. Okay. कि आप कल्टीवेशन करें ससेप्टेबल वेराइटीज का एक लार्ज कॉन्टिन्यूस एरियाज में, और ये हेल्प करता है बिल्ड करने के नॉक्यूलम को, और इंक्लूड करता है कि यहाँ चांसेस हो एपिफाइटिस का ज्यादा। नेक्स्ट वन, द डिजीज प्रोनियस इन द होस्ट ड्यू टू environmental. Susceptible is genetically controlled, but the disease prone in the plants to get it effective can be induced by the environment and the other factor. So here what had happened, the host nutrition, excessive applications of the nitrogen, fertilizer, etc. These are the major, okay, these are the major factor for the development of the disease. So here what had happened, many times it has observed that कि कुछ जो pathogens है, तो
दे रिक्वायर्ड लाइक जैसे ना फॉर टेक एन एग्जांपल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू, ओके, व्हाट हैड हैपेंड देयर कि हाई नाइट्रोजन अगर फर्टिलाइजर है तो वो ना डबल कर देता है जो इंसिडेंट है पाउडरी मिल्ड्यू का सीरियल्स में, उनका इंसिडेंट को वो इंक्रीज कर देता है। तो ये जो एप्लीकेशंस है फर्टिलाइजर्स के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप मतलब जो पैथोजन में मतलब इन्फेक्ट करता है, इंड्यूस करता है एनवायरमेंट और अदर फैक्टर को, ठीक है, ये प्रोन हो जाता है प्लांट्स के लिए। और जस्ट लाइक अगर फॉस्फोरस अगर फर्टिलाइजर अगर हमने डाला तो ये क्या होता है, ये रिड्यूस करता है जो पाउडरी मिल्ड्यू है ना, तो पाउडरी मिल्ड्यू के रेजिस्टेंस को ये रिड्यूस करता है। और इस तरीके से, और जैसे कुछ फर्टिलाइजर्स है जैसे ना सल्फर वगैरह हो गया, तो सल्फर ना किल करता है अनजर्मिनेट जो कोरिडियाज है ना, उनको किल करने के लिए सल्फर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है दैट इज इंक्रीजेस और आई कैन से ये डबल करता है इंसिडेंस ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल्स में, ओके। सो हियर नेक्स्ट वन, the presence of suitable alternate or the collateral host. So what had happened कि those host plant helps in survival of the inoculum of the different pathogen in off season। अब क्या होता है कुछ ऐसे pathogens भी है, for example जैसे obligate parasite, they are called biotrops। तो biotrops are the pathogens which are like कि आपको जो biotrops है वो only they are living in the living plant, okay, they live only in living plant। so if the season is off, okay, so where they have to survive, they what they do कि वो maybe they survive in the debris, okay, plant debris में survive करेंगे, या तो alternate जो collateral जो host है, alternate host या collateral host है, उनमें जाके वो survive करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वहां पे वो इतना ज्यादा, क्योंकि वो तो नॉन होस्ट है ना, तो वो इतना ज्यादा तो इफेक्ट नहीं करेंगे, बस जस्ट लाइक फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल में वो उस प्लांट में कोलेटरल होस्ट में जाके रहेंगे, और जैसे ही सीजन आएगा तो दे विल अगेन कम टू देयर होस्ट एंड कॉज दिस डिजीज, ओके। just like for the presence of barberry, which is an alternate host to the Puccinia graminis triticide and helps in heterogeneous infectious chain। तो यहाँ पे क्या होता है कि Puccinia graminis triticide, ठीक है, तो ये जो वीट में कॉज करता है, रस्ट डिजीज वीट में जो कॉज होती है, तो क्या होता है कि जब ना प्लेन्स में क्या होता है कि जैसे ही प्लेन्स में वीट का सीजन ऑफ हो गया, ठीक है, वीट का सीजन ऑफ हो गया, तो ये जो पैथोजन है अब इसको तो सर्वाइव करने के लिए लिविंग होस्ट की जरूरत है, अब इसे सर्वाइव करने के लिए लिविंग होस्ट की जरूरत है। तो अब ये पैथोजन क्यों, क्योंकि ये जो पैथोजन है वो कैसा है, वो मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना, बायोट्रॉप्स है, तो अब इसको लिविंग होस्ट की तो जरूरत है, तो अब ये क्या करेगा कि ये प्लेन से फिर ये हिल्स की तरफ जाएगा, क्योंकि बारबेरीज आर ग्रोन इन द हिल्स, so it will go from plains to hills and it will work as a alternate, barberry work as a alternate host for this pathogen, and barberry में जाके ये pathogen क्या करेगा कि डिजीज कॉज करे, मतलब बारबेरी में जाके ये पैथोजन जाएगा और वहां पे जाके फिर ये अपना सर्वाइवल करेगा, और देन अगेन जब वीट ग्रो होगी प्लेन्स में तो ये अगेन वापस आ जाएगा प्लेन्स पे। तो इस तरीके से अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसे ये दो प्लांट की रिक्वायरमेंट होता है। ये जो दो प्लांट है wheat plus barberry, it required these two plants for their survival। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जो बारबेरी क्रॉप्स को वो लोग कट कर देते हैं ताकि ये जो पैथोजन है ये मतलब दोबारा अपनी, मतलब क्योंकि इसको दो होस्ट चाहिए, अल्टरनेट होस्ट, कि अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अगर इसे दो होस्ट नहीं मिलते हैं और ये हेट्रोजीनियस इन्फेक्शन चेन्स है, हेल्प्स करता है ये, ठीक है। तो अगर इसे नहीं मिल रहा है, एक ही होस्ट मिल रहा है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाती, ये नहीं हो पाता है, इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता, तो ये डिजीज इतना ऑकर नहीं कर पाता। अब जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्रास होस्ट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ द पायरिकुलेरिया ओराइजिंग ऑफ सीजन में। तो जो ग्रास के ग्रासेस है ना, ये हेल्प करते हैं पायरिकुलेरिया ओराइजी को
ऑफ सीजन में अगर ये इसका जो पैथोजन है इसको हेल्प करते हैं लाइकवाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है पैथोजन एंड फॉर उसके पहले मैं आपको इसका भी बता दूं एक तरीके से कि यहाँ पे जो होस्ट का एज और न्यूट्रिशन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि जो होस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन ऑफ द मेनी जो चेंज हो रहा है होस्ट का एज में, ग्रोथ में, स्टेजेस में, इन सब में, ठीक है। और दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन डिजीज प्रोग्रेस कर्व में आपको ये डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे फोलियर पैथोजन से अल्टरनेरिया स्पीसीज, हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज। अब मैं आपको जो जो एग्जांपल्स बता रही हूँ ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट यू हैव टू बी रिमेंबर, ओके। कि ये फोलियर पैथोजन है अल्टरनेरिया हेलमिंथोस्पोरियम, तो ये कॉज क्या करते हैं, ये डैमेज कॉज करते हैं किसमें, ओल्ड ओल्ड जो ओल्ड और कंपेयर्ड ऑफ यंग, ठीक है, जो ग्रोइंग है ना इनमें, प्लांट्स में। तो अब क्या होता है कि जो होस्ट पैथोजन है ये डिराइव करते हैं अपने न्यूट्रिशन को सॉइल से और ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, और ये बैलेंस करते हैं न्यूट्रिशन को प्रॉपर ग्रोथ में, विग्रेस ऑफ द प्लांट। लेकिन जब पुअर न्यूट्रिशनल कंडीशन होता है तो क्या होता है कि वीक पैरासाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसका एडवांटेजेस लेते हैं। वीक पैरासाइट और ये परथोट्रॉपिक जो फंजाई है ये इसका एडवांटेज लेते हैं और ये जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन कंडीशंस है बायोट्रॉपिक फंजाई का रिलेटिवली एडवांटेज लेती है। और यहाँ पे फिर बिकॉज ऑफ दिस द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज हैज बीन सीन। और जो प्लांट न्यूट्रिशन से इन्फ्लुएंस करता है डिजीज के डेवलपमेंट को होस्ट के मेटाबॉलिज्म से और ग्रोथ से। नाइट्रोजनस जो फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये मेजर एलिमेंट्स है जो कि देखा गया है कि ये मेजर एलिमेंट्स है जो कि होस्ट के रिस्पॉन्स करता है कि पैथोजन के अटैक में ना ये होस्ट को रिस्पॉन्स करता है। अब क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशंस, मैंने आपको बताया था कि अगर आप नाइट्रोजन का एप्लीकेशन आप ज्यादा करते हो, विग्रस ग्रोथ होता है प्लांट में, है ना, तो उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन का जितना ज्यादा एप्लीकेशन होगा उतना ज्यादा प्लांट में विग्रस ग्रो होगा, ठीक है। और प्लेंटी ऑफ सकुलेंट हो जाएगा, प्रोलॉन्ग वेजिटेटिव ग्रोथ, उसकी काफी लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग वेजिटेटिव ग्रोथ ही चलती रहेगी प्लांट की। तो इससे क्या होगा कि जैसे स्पेशलाइज्ड जो पैथोजन, जैसे मैंने आपको बताया था पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट फंजाई, है ना, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट फंजाई। जब अगर आप अपने प्लांट्स को न्यूट्रिशन में वो भी नाइट्रोजन का हाई डोज दोगे तो पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट फंजाई बहुत ज्यादा डैमेज करता है ऐसी कंडीशन में, ओके। अब अगर लो नाइट्रोजन फर्टिलिटी है तो क्या होगा कि स्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी होस्ट में। नाइट्रोजन अगर कम है तो इसमें स्ट्रेस की कंडीशन आ जाएगी। और अगर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, सूडोमोनास, स्क्लेरोटिनियम, पीथियम, इन टाइप की जो पैथोजन है ना ये अटैक करने लग जाते हैं, ओके। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अब क्या होता है कि अगर आप हाई डोज में अगर नाइट्रोजन दे रहे हो तो पैथोजन पाउडर मिल और रस्ट फंजाई सीवियर डैमेज करेंगे आपके क्रॉप को, ठीक है। क्यों? क्योंकि विग्रस ग्रोथ हो रहा है प्लांट का और सर्कुलेट हो रहा है प्लांट, और प्रोलॉन्ग उसका वेजिटेटिव ग्रोथ चल रहा है इस वजह से। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप लो नाइट्रोजन देते हो तो ये फेवर किस चीज को करेगा, ये फेवर करेगा जो इन्फेक्शन जो पैथोजन से, जस्ट लाइक अल्टरनेरिया हो गया, फ्यूजेरियम हो गया। अल्टरनेरिया जो होता है वो फोलियर पैथोजन होता है ना, तो अल्टरनेरिया हो गया, फ्यूजेरियम हो गया, और सूडोमोनास, स्क्लेरोटिनियम हो गया, पिथियम हो गया, तो इनको ये क्या करेगा, इनको ये फेवर करेगा क्या, आओ इन्फेक्शन। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि जो नाइट्रोजन का जो यूज है ना वो भी इन्फ्लुएंस करता है डिजीज के डेवलपमेंट के लिए, ओके। और जो डिजीज जैसे कॉज बाय, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूजेरियम से है, सूडोमोनास से है, स्क्लेरोटेनिया से है, ये इसमें क्या होता है कि अ, ये ना इंक्रीज हो जाती है इनमें सीवियरिटी अगर आप यूज करते हो अमोनियम फर्टिलाइजर को, ठीक है।
अमोनियम फर्टिलाइजर का अगर आप यूज करते हो तो सीवियरिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप नाइट्रेट नाइट्रोजन को करते हो तो नाइट्रेट नाइट्रोजन में क्या होता है कि अ, ये ना कुछ जो पैथोजेंस है उनके लिए जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस कैबिसिस वगैरह पैथोजेंस है तो इनको ये फेवर करता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कौन सा नाइट्रोजन किस किस में अमोनियम फर्टिलाइजर है तो फ्यूजेरियम प्लाज्मोडियम ब्रासिकी और स्क्लेरोटिनियम टाइप की डिजीज को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इनकी सिवियरिटी। ठीक है, और वहीं अगर नाइट्रेट नाइट्रोजन अगर आप डालते हो तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस टाइप की जो डिजीज है इसको फेवर करेगा। तो नाइट्रोजन का जो फॉर्म है वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि डिजीज के पैथोजन मतलब डिजीज और पैथोजन को। ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या है सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी में। ओके, जस्ट लाइक मैंने आपको और ये भी बताया था कि जो फॉस्फोरस है अगर फॉस्फोरस अगर आप डालते हो तो वहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्या चीज रिड्यूस होगा, पाउडर बिल्डिंग का लेवल ना रिड्यूस हो जाएगा फॉस्फोरस डालने से। जैसे अब फॉस्फोरस पोटेशियम ये भी देखा गया है कि इनका भी रिलेशन है प्लांट की डिजीज में। ठीक है, अगर आपको रिड्यूस करना है सीवियरिटी, पोस्ट रेजिस्टेंस वो करना है, एक्सेलरेट करना है मेच्योरिटी ऑफ द क्रॉप है ना, तो इस वजह से कैल्शियम फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस है। तो कैन जैसे हम कैन बोलते हैं तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है रूट को और स्टेम को। और इससे क्या होता है कि ये डिजीज कॉज करता है राइजोटोनिया स्क्लेरोटिनियम बॉट्राइटरी फ्यूजेरियम इरिविनिया इस और कुछ निमेटोड्स भी देखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो कैल्शियम का एप्लीकेशन है ये इन्फ्लुएंस करता है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल को। ओके, मिडल लेमिना वगैरह और पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजेंस को भी ये हैम्पर करता है। लेकिन और यहाँ पे क्या है कि जो एप्लीकेशन है जैसे जो सिलिकॉन्स का है सॉइल में फोलियर स्प्रे फोलियर इसमें स्प्रे में, तो ये देखा गया है कि ये रिड्यूस होता है कुकुम्बर में पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, रिड्यूस करता है कुकुम्बर में पाउडरी मिल्ड्यू जिसको पैरोथिका फ्यूजीनिया बोलते हैं, ब्राउन स्पॉट बाइपोलरस ओराइजी इसमें भी, और ब्लास्ट जो राइस में है, मैग्ना कोर्दा ग्रिसे इसमें। और अगर आप फोलियर एप्लीकेशन करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक आयरन जिंक मैग्नीज बोरॉन जो कॉपर है तो ये रिड्यूस करता है सिवियरिटी ऑफ बहुत सारे सेवरल डिजीजेस की। अब ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये एक तरीके से डेफिशिएंसी को भी करेक्ट करता है। ठीक है, वाइटल न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी वगैरह है उसे भी ये करेक्ट करता है। ठीक है, तो अब फिर मैंने आपको फिर ना इसमें जो होस्ट पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इसमें कि जो क्रॉप की डेंसिटी है सीक्वेंस क्रॉप्स रोटेशंस जो हैविंग सिग्निफिकेंट बियरिंग टाइप्स ऑफ अमाउंट जो प्लांट डिजीज का है, और हाई क्रॉप डेंसिटी और क्लोज प्लांटिंग जो कि ये इन्फ्लुएंस करती है माइक्रो क्लाइमेटिक विद एंड विल मेकअप ये ना एक तरीके से इन्फेक्शन डिस्पर्शन और जो ये इनोकुलम जो इसमें ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो एट दिस टाइम बोथ दिस फैक्टर विल हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीजेस एंड द टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन आल्सो रिक्वायर्ड कि नेचर क्या है प्लांट प्रोपोगेशन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्यों, क्योंकि पैथोजन ना कैरी ओवर होती है कि आप अगर आप ना मेजरली ये देखा गया है कि पैथोजन ज्यादा से ज्यादा कैरी ओवर होती है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट्स होता है। ठीक है, जो वेजिटेटिवली आप प्रोपोगेटेड प्लांट्स कर रहे हो फॉर एग्जांपल लाइक ट्यूबर से कर रहे हो, कटिंग से कर रहे हो है ना, ग्राफ्टिंग वगैरह से ले रहे हो, तो इनमें ना ज्यादा से ज्यादा देखा गया है कि पैथोजन कैरी ओवर होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। ठीक है, सीड्स वगैरह से भी होते हैं बट इतना नहीं होते जितना इनसे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड मटेरियल से। और जो क्रॉप की डेंसिटी है किस तरीके की क्रॉप की डेंसिटी प्लस आप रोटेशन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्रॉप का सीक्वेंस क्या है, हाई क्रॉप डेंसिटी मैंने आपको बताया था, हाई क्रॉप डेंसिटी क्लोज प्लांटिंग जब आप करते हो तो ये भी एक आपको एनवायरमेंट क्रिएट करती है, एक माइक्रो एनवायरमेंट देती है पैथोजन को कि उससे क्या होता है इन्फेक्शन और डिजीज इनोकुलम वगैरह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और बोथ दिस फैक्टर विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द डिजीजेस। ओके, तो इस तरीके से ये हेल्प करती है ओके कि डिजीज के डेवलपमेंट में।
सो लाइकवाइज कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है, ओके, फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि डिजीज का डेवलपमेंट को आप डिजीज का डेवलपमेंट के लिए ये भी एक तरीके का कारगर साबित होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरीके से जो डेवलपमेंट है डिजीज का, ये बताया गया है कि एनवायरमेंट, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जेनेटिकल मेकअप भी होना चाहिए उसका, कि रेजिस्टेंस है, ससेप्टेबल है, हेरिटेबल ट्रेंड है, होस्ट पॉपुलेशन का, ये एक मेजर फैक्टर है जो डिजाइज एक तरीके से ना डिसाइड करता है कि अमाउंट क्या है, जो रेट है जो डिजीज के डेवलपमेंट में। और हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है एक डिजीज डेवलपमेंट, मतलब ये भी एक तरीके से बियर करता है जहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रहा है और प्रोग्रेस हो रहा है एपिडेमिक का, कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल रेजिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब काफ़ी स्पीसीज में ये मतलब एक लिमिटेड इसमें जो फॉर्मेशन होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है या फिर ये वर्टिकल रेजिस्टेंस है। जैसे कि ना हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से ना जो पॉलीजेनिक और एक माइनर जीन ट्रेंड होता है उसमें, और जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है ये कैसा होता है, ये ऑलिगोजेनिक होता है, मेजर इसमें जीन ट्रेंड होते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस से मतलब पूरे जो इन्फेक्शियस साइकिल्स है ना जितना भी ओवरऑल है वो सबके लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन वही जो वर्टिकल है वो रेजिस्टेंस रहता है जो पहला ही जो इन्फेक्शन साइकिल्स है उसके लिए ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, और दूसरी चीज है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है फील्ड कंडीशन में, ठीक है। और जो ये वर्टिकल रेजिस्टेंस है ये जो हेट्रोजीनस होस्ट पॉपुलेशंस है, ब्रीडिंग जो नर्सरी वगैरह है ब्रीडर्स की, इनमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से जो आपने सुना भी होगा कि बूम एंड ब्रस्ट साइकिल, ये वर्टिकल रेजिस्टेंस में ही आता है, ठीक है। बूम एंड ब्रस्ट साइकिल जो होता है ये वर्टिकल रेजिस्टेंस में ही आता है, कि लाइकवाइज कि बेसिकली अगर एक शॉर्ट टर्म में अगर कहा जाए तो वो जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और वही जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है कि भाई क्वांटिटी कैसे चाहिए। तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से ये जो हमारा डिजीज डेवलपमेंट था, हमने आज क्या देखा, ये जो होस्ट फैक्टर है उसके बारे में हमने देखा था कि होस्ट फैक्टर का किस तरीके से स्प्रेड होस्ट फैक्टर इफेक्टिव होता है स्प्रेड करने में, जो डिजीज है उसको स्प्रेड करने में किस तरीके से एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। वैसे तो तीन फैक्टर है, एक होस्ट है, एक पैथोजन है और एक एनवायरमेंट है। तो हमने आज सबसे पहले होस्ट का पढ़ा, फिर अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे पैथोजन का, और देन उसके बाद हम एनवायरमेंट का देखेंगे। तो जो मैंने आपको जो डिजीज ट्रायंगल बताया था, ये डिजीज पिरामिड बताया था, जिसमें पांचों चीजें आती है, एनवायरमेंट, पैथोजन, होस्ट और टाइम, एंड प्लस दैट ह्यूमन, ओके। So all those things are very much important. Earlier we consider this disease triangle. Okay, this disease triangle we consider. Now we added two major component with them, and that component will make you that component will make and form this disease pyramid. So you have to learn this. What is the which kind of environment required for disease pyramid, pathogen, host plant, time, with examples, all those things consider with an example, you should remember कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है डिजीज के डेवलपमेंट के लिए। सो बाय दिस वे वी आर बाय दिस वे द साइंटिस्ट आर लाइक दे आर मतलब एक इजी तरीका हो जाता है, सो दैट कि जो एनवायरमेंट में मतलब आप फोरकास्ट कर सकते हो बाय हेल्पिंग दिस ऑल दोज फैक्टर्स। इट इज बीइंग हेल्पफुल फॉर देम टू फोरकास्ट अबाउट द डिजीज, ओके। कि डिजीज के डेवलपमेंट को फोरकास्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो तो आप इजीली फोरकास्ट कर सकते हो डिजीज को, डिजीज के डेवलपमेंट को। सो बाय दिस वे टुडे वी हैव completed our host factor.
So now at the next time we will see pathogen factor and environment factor. Okay. And compound interest and even though simple interest, we will also see that thing in the next class. So thank you so much.